अपने अनुयायियों को समझाते हुए कहा करते थे कि यदि आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में सांप और वामन एक साथ मिलता है तो पहले किसको मानना है। फिर वो कहा करते थे कि सर्प जो है आपको अकेले डसेगा, हो सकता है दवा कराने से आप बच जाएं, लेकिन वामन जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज तक डसता आया है और आगे भी डसता रहेगा, इसलिए पहले वामन को मारना है। साथियों, पेरियार साहब की विचारधारा थी, साथियों बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा थी। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, मैं ऐसे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहता जिस आंदोलन का नेतृत्व वामन कर रहा हो या जिस आंदोलन में वामन शामिल हो। बाबा साहब भी कहा करते थे कि वामन विदेशी ही नहीं, अभी तो मूल निवासी बहुजन समाज का भयानक शत्रु है। साथियों, इन चारों महापुरुषों की एक विचारधारा थी, एक विचारधारा वामन के को दुश्मन साबित करने की, उसको चिन्हित करने की विचारधारा थी। तो साथियों, ऐसा संगठन आप नेशनल लेवल पे बनाएंगे, पूरे नेशनल लेवल पर इस प्रकार का संगठन बनाएंगे, तभी हमें इस देश में लड़ाई हम लोग आजाद हो पाएंगे। यदि हम हिंदू बनते हैं तो हिंदू के नाम पर हिंदू व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं, और हम शूद्र बनते हैं तो नीच बनते हैं, पवित्र बनते हैं और अधिकार वंचित होते हैं। इसलिए यदि आप हिंदू बनेंगे, ब्राह्मणी व्यवस्था में जाएंगे तो आपके हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आपको हक अधिकार चाहिए, इस देश में राज चाहिए, इस देश में पूरे हक अधिकार चाहिए, तो आपको फूले, साहू, अम्बेडकर और पेरियार की विचारधारा पे काम करना होगा। हिंदू धर्म के संबंध में 2 लाइन कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्म नहीं है, धंधा है। धर्म नहीं, विनीत विक्रम बौद्ध जी ने इसमें लिखा है कि हिंदू धर्म के संबंध में धर्म नहीं है, धंधा है, पाखंडों का फंदा है, जो समझ न पाए अंधा है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलेवासी, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली, आपसे निवेदन है कि आप आए और अपनी बात रखें। मुख्य मार्गदर्शक माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। धन्यवाद संचालक जी। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक चल रहा है और कुछ घंटे बाद ये समापन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग देश के कोने कोने से आए हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वामन मेश्राम साहब अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों को दिया हुआ है, इसके लिए माननीय मेश्राम साहब का, माननीय बघेल साहब का और तमाम अतिथि जिनको हमने आमंत्रित किया था और वो आए, तो उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। और अभी आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, उससे इस बात का अंदाजा लग गया है कि अभी पिछड़े जग रहे हैं। पूरी तरीके से जगे तो नहीं है, मगर जग रहे। और पिछड़े जग रहे हैं, तो जब पिछड़े जगते हैं तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, और जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है तो काशी जैसा विवाद पैदा करते। काशी में सम्मेलन हो रहा है, इसलिए काशी में ही बता रहा। जब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है, कब दर्द होता है? जब हम पिछड़े अपने अधिकार की बात करते हैं, तब ब्राह्मणों के पेट में दर्द होता है। जब हम मंडल की बात कर रहे थे, तब वो कमंडल की बात कर रहे थे। आज हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो काशी, मथुरा, हिजाब और अजान की बात कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं तो आप समझ गए होंगे, और आपको गांव गांव समझाने की जरूरत है। बहुत बड़ा अधिवेशन आप लोगों ने सफल किया है, लेकिन ये तो अभी पहला अधिवेशन है। जैसा मेश्राम साहब ने कहा, अभी आगे तो लड़ाई बहुत बाकी है। तो इसलिए उस लड़ाई की तैयारी यहां से जाने के बाद शुरू करना है। और ब्राह्मण जो हमारे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं करना है।
लड़ाई करना है तो एक ही बात के लिए लड़ना है। वो कौन सी बात है? हमारी गिनती करो, ये पहली बात है। और दूसरी कौन सी बात है? जितनी हमारी आबादी है संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में हमको हिस्सा दो, ये दूसरी बात है लड़ाई की। तो ये दूसरी बात करना है लड़ाई की। और तीसरी बात लड़ाई की ये करना है, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है। शेड्यूल ट्राइब पर अन्याय अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है। बलिया नजदीक में ही है बनारस से। पाल बिरादरी के एक बच्चे को गोली मार दिया था पुलिस प्रशासन के सामने ही, आप लोगों को जानकारी होगी। प्रतापगढ़ की घटना की जानकारी होगी, कौशाम्बी की घटना की जानकारी होगी, मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई उसकी जानकारी होगी, और देश भर में कई घटनाएं हो रही है बैकवर्ड क्लासेज के साथ में, उसकी भी जानकारी आपको होगी। तो हमारे लिए भी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट बनना चाहिए, सुरक्षा कानून बनना चाहिए। इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। और ईवीएम की वजह से हमारा वोट लूटा जा रहा है, ईवीएम को खत्म करेंगे, जमीन में दफनाएंगे और ईमानदारी से चुनाव करने वाला बैलेट पेपर लेकर आएंगे। इसकी भी लड़ाई लड़ना, मतलब लड़ाई कौन सी लड़ना है? जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले, वो लड़ाई लड़ना है। लड़ाई वो नहीं लड़ना है जिससे पंडित लोग खा खा के 2-2 कुंटल के हो जाएं, वो लड़ाई नहीं लड़ना है। लड़ाई वो लड़ना है जिससे हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले। ये बात भी हमें समझना है और ये बात भी हमको गांव-गांव जाकर समझाना है, क्योंकि जब जब हमारी जागृति होती है तब तब मुद्दा डाइवर्ट किया जाता है। इसलिए इस बार ये जो संगठन खड़ा किया जा रहा है, ये जो कैडर बेस संगठन देश भर का खड़ा किया जा रहा है, और भारत के इतिहास में ऐसा मुझे लगता है पहला कैडर बेस संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़े वर्ग के लोगों का खड़ा किया जा रहा है। और मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं इस बात से लेकर कि मुझे हमारे पिछड़े वर्ग के साथी बहुत ज्यादा साथ सहयोग दे रहे हैं। हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी तो सहयोग दे ही रहे हैं, क्योंकि वो पहले से जागृत है। वो हमको कहते रहते हैं कि पटेल जी आप ओबीसी को जागृत करिए, हम आपके साथ हैं। शेड्यूल ट्राइब के साथी हमको सहयोग दे रहे हैं, कह रहे हैं पटेल जी थोड़ा ओबीसी को भी जागृत करिए। लेकिन हमारे लिए अब ये बहुत खुशी की बात आपको बता रहा हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग के साथी भी बड़े पैमाने पर हमको साथ सहयोग कर रहे हैं और इस आंदोलन में जुड़ गए हैं। बनारस के अंदर भी और देश भर के अंदर भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग हो रहा है। इसलिए अब ब्राह्मणवाद के दफन का अंतिम समय आ गया है। हमारे बहुत सारे लोग घबराते हैं जब हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मिलते हैं, वो घबराते हैं और हमको कहते रहते हैं पटेल जी ये हो रहा, वो हो रहा है, वो हो रहा। हमने कहा ये तो हो रहा है, ये परिणाम है, कारण थोड़ा ही है। कारण को खत्म करना पड़ेगा, खत्म करने की मशीनरी बनाना पड़ेगा, और वो खत्म करने वाली मशीनरी ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बन गया है देश भर में। तो अब देश में लड़ाई होगी, और लड़ाई अब जाति और धर्म के नाम पर नहीं होगी, अब लड़ाई होगी हक और अधिकार की। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब इसकी लड़ाई होगी। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि मेश्राम साहब का फ्लाइट है, उनको जाना है, तो हम चाहते हैं कि दूसरे सत्र में भी हमको मार्गदर्शन करे, तो इसलिए बहुत सारी बातें आपको मैं नहीं करना चाहता। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता। हरियाणा में मेश्राम साहब की सभा थी, ब्राह्मणों ने रोका। कानपुर में मेश्राम साहब की सभा थी, ब्राह्मणों ने रोका। आर्टिकल 19 में बोलना मौलिक अधिकार है। अगर मेश्राम साहब गलत बोल रहे हैं तो मेश्राम साहब से बड़ी सभा लगाकर ब्राह्मण कह दे कि वामन मेश्राम ये गलत बोल रहे हैं। मगर वो जानते हैं वामन मेश्राम और चौधरी विकास पटेल कभी गलत नहीं बोलते। उनको पता है, और उनको ये भी पता है कि इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब देने के चक्कर में फंसेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे, नंगे हो जाएंगे। इसलिए वो जवाब तो है नहीं उनके पास, तो वैचारिक रूप से उनको हरा दिया हम लोगों ने, परास्त कर दिया है वैचारिक रूप से। वो जवाब देने लायक नहीं है। नहीं तो टीवी में आकर जवाब दे देते, अखबार में आकर जवाब दे देते, बोलकर सभा लगाकर जवाब दे देते। वो जवाब देने लायक नहीं है, इस मुंह बंद कराना चाहते हैं। मगर हम लोगों का मुंह अब बंद नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत हम लोगों के साथ में जुड़ गई है। अब ये और ज्यादा बोला जाएगा और ज्यादा इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा।
नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। यहां जो बोलूंगा पीएमओ को खबर जरूर जाएगी, क्योंकि कल मुझे पत्रकार प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि यहां की एक एक चीज पीएमओ को जाती है, तो ये जाना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूं कि देश में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए अपने को ओबीसी कहने में। देश में एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो अपने को ओबीसी कहता है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि ओबीसी की गिनती नहीं करे। एक तरफ आजादी का अमृतोत्सव मना रहे हो और दूसरी तरफ बोलने नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ गिनती नहीं कर रहे हो। तो सवाल है ये कौन लोग नहीं कर रहे? अगर नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में आ ही गई तो ओबीसी तो हो गए नरेंद्र मोदी, और अगर हो गए तो ओबीसी के लिए कोई कानून बनेगा तो उनकी जाति को भी फायदा होगा, मतलब नरेंद्र मोदी को भी फायदा होगा। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों नरेंद्र मोदी मार रहे हैं? अपने पैर पर कोई आदमी मूर्ख से मूर्ख आदमी कुल्हाड़ी नहीं मारता। नरेंद्र मोदी जी को तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? कह नहीं सकते, तो उनको तो मूर्ख कहा नहीं जा सकता। मगर फिर भी नहीं हो रही है तो हम लोगों ने पता लगाया क्यों नहीं हो रही है। तो पता चला कि सरकार चलाने वाले लोग नहीं चला रहे। पता चला कि सरकार चलाने वाले लोग नहीं चला रहे। फिर कौन चला रहा है? तो ये बात पता चली कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो नागपुर के हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, फैसले वहां से होते हैं और सरकार दिल्ली में चलती है। जब ये बात पता चल गई कि फैसले नागपुर के हेडक्वार्टर से होते हैं और सरकार दिल्ली से चलती है, तो दिल्ली घेरने से अच्छा है नागपुर का हेडक्वार्टर घेरा जाए। इसलिए तमाम मौलिक अधिकारों को लेकर, तमाम अधिकारों को लेकर हमारे मेश्राम साहब ने 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हमने उसका जाहिर समर्थन घोषित किया है और फिर से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कहते हैं कि दोबारा से हम खुलेआम यहां से बोल रहे हैं, जहां से डायरेक्ट पीएमओ को खबर जाती है कि आरएसएस हेडक्वार्टर घेरा जाएगा 6 अक्टूबर को, और लाखों पिछड़े वर्ग के लोग घेरने में शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ घेरेगा। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बस एक काम आपको करना है, ये जो दवा यहां से मिल रही है, ये दवा की पुड़िया गांव-गांव बांट देना, क्योंकि आरएसएस वाले जहर की पुड़िया बांट रहे हैं। तो जहर की काट ये दवा है। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा उनके जहर की काट है। तो जो जहर बांट रहे हैं उसको अगर काटना चाहते हो तो जो दवा यहां से मिल रही है, इस दवा की पुड़िया गांव-गांव बांट देना। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीत भी लेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, जो हमारी खोई हुई विरासत है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे और अखंड भारत भी बनाने का काम करेंगे। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य मार्गदर्शक माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, अध्यक्षीय प्रबोधन होने से पहले तमाम साथी जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं। उससे पहले हमारे आईएलए टीम के साथी माननीय वामन मेश्राम साहब को साफा पहना करके सम्मानित करना चाहते हैं। तो हम आईएलए टीम उत्तर प्रदेश के साथियों से निवेदन करेंगे कि साहब को साफा बांध करके सम्मानित किया जाए। और सम्मान के अगले कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आज के मार्गदर्शक ओबीसी के नेतृत्व कर रहे माननीय चौधरी विकास पटेल जी को हल का प्रतीक देकर के सम्मानित करना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप चौधरी विकास पटेल जी को हल का प्रतीक देकर के सम्मानित करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट साथियों,
हल का प्रतीक सम्मानित किया जा रहा है माननीय चौधरी विकास पटेल जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर्ड पूर्व सीएमओ और मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जी के वाराणसी जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथी माननीय पारसनाथ यादव जी भदोही से है, 500 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं। कृपया डायस पर आए। और जन आंदोलन निर्माण निधि के कड़ी में माननीय सोनू निगम मुसाहिद चूर्क सोनभद्र से आप 1000 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं। माननीय राम कुंवर यादव 1000 रुपया आप साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं। माननीय रमेश चंद्र बीएमपी आप 500 रुपया साहब को भेंट करना चाहते हैं। आयुष्मती विद्या भारती राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष आप साहब को 500 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। आरपी मौर्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल सदस्य आप 2100 रुपया साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में भेंट करना चाहते हैं। कितना वही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्व सीएमओ आप साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर 1000 रुपया निधि भेंट करना चाहते हैं। आजमगढ़ के जिला यूनिट के साथी माननीय राम धवर, माननीय विनय पटेल, माननीय अभिमन्यु प्रधान, माननीय सुभाष बौद्ध, माननीय वीरेंद्र भारती, माननीय अखिलेश पटेल, माननीय जय बहादुर मौर्य, माननीय दीपांकर, माननीय शैलेश कुमार यादव, माननीय महेंद्र पटेल, माननीय लालू मौर्य आप सभी साथी मिलकर के 12,000 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि आजमगढ़ यूनिट की तरफ से साहब को भेंट करना चाहते हैं। माननीय ओमवीर वर्मा जी 5,000 रुपये। माननीय ओमवीर वर्मा आप साहब को 5,000 रुपये जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली मंडल अध्यक्ष अयोध्या। माननीय अजय कुमार मौर्य इसमें नहीं है, हटाओ यार। माननीय मुश्ताक अहमद 500 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं। माननीय छांगुर प्रसाद जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजीपुर आप साहब को निधि भेंट करना चाहते हैं। माननीय राम प्रवेश पासवान बिहार स्टेट से हैं, आप साहब को 500 रुपया निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। सभी माननीय शिव कुमार पटेल जिला सतना मध्य प्रदेश आप 500 रुपया साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस प्रांगण में छोटे छोटे विद्यार्थियों ने 1 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर 2341 रुपया कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। उसे 2 बच्चे इस जन आंदोलन निर्माण निधि को साहब को भेंट कर रहे हैं। जागृति जत्था अंबेडकर नगर 1 रुपए में आजादी के तहत 3427 रुपए आप जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। रविंद्र कमल जी आप 500 रुपया जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं।
सर जी जो फंड है कहाँ दिया जाएगा? फंड दिया जाएगा? जल्दी जल्दी करिए साहब। राजा बाबू सोनकर आप 500 रुपया साहब को भेंट करना चाहते हैं। प्रवीण गौतम कैसी होगा 5,000। माननीय प्रवीण गौतम आप 500 रुपया अम्बेडकर नगर जनपद से हैं। 500 रुपया 5,000 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर साहब को भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समय को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब से निवेदन करेंगे आप आए और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रबोधन किया जाए। माननीय राजेंद्र प्रसाद 500 रुपया साहब को निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। माननीय राजेंद्र प्रसाद धन्यवाद। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर अपना हिस्सा दिया। साथियों इस कार्यक्रम के आरडी गौतम जी शिवपुर से 500 रुपया निधि जन आंदोलन निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम दुलारे आप टेंट हाउस के मालिक हैं। आप 500 रुपया निधि के तौर पर भेंट करना चाहते हैं। हेलो, जब राम दुलारे जी 500 रुपया भेंट कर रहे थे तो भेंट करने के बाद वो भीम दुलारे हो गए। राम दुलारे थे, अब 500 देने के बाद भीम दुलारे हो गए। साथियों, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लेने वाला हूँ, मगर मुख्य विषय जो है वो पिछड़े वर्ग की एकता स्थापित करना और पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण करना। ये सबसे कठिन विषय जो है ये है जिसको हम लोगों को समझकर काम करना है। पिछड़े वर्ग के 3,743 जाति के टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो 3,743 जातियां है उसमें सबसे निचले पायदान पर नोमैडिक ट्राइब के लोग हैं जिसकी संख्या 197 जातियों में है ऑल इंडिया में। दूसरा है उसके ऊपर है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसकी संख्या पिछड़े वर्ग में 50% है जिनकी संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। कहीं किसी ज़िले में थोड़े हैं तो कहीं किसी कमिश्नरी में थोड़े हैं, ऐसी इनकी संख्या है। मगर इनकी संख्या सारे देश भर में 52% में 50% है, मगर इनकी संख्या बहुत अल्प है। मगर ये जातियां सारे देश भर में बिखरी हुई है। इस बात को समझकर जगाना होगा, जोड़ना होगा। तीसरी बात है पिछड़ा वर्ग। तो एक तरफ ये जो पिछड़ा वर्ग है यही किसान है और दूसरा पिछड़ा वर्ग भी है। ये दो बातें समझना है, एक किसान भी है, पिछड़ा वर्ग भी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जिन्हें शूद्र कहा वह शूद्र जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अछूत लोग हैं,
पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत वर्ग के लोग हैं, यानी जिनको इस देश में छुआ नहीं जाता, जिनकी 1703 जातियों के टुकड़े हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है वो अछूत नहीं है, सचूत है। उनका छुआ हुआ ब्राह्मण खा लेता है, उसके हाथ से आटा वाटा भी गूंथ लेता है, पूड़ी छानने के लिए हटा देता है कि पूड़ी हटो, अब पूड़ी हम छानेंगे। मगर आटा जो है वो आटा गुथवाने का काम, ताकत का काम है, तो उसमें कुर्मी जी और यादव जी की जरूरत होती है। तो इसलिए तो कहीं कहीं जो है ये लोगों को छुआ जाता है, मगर जो अछूत जाति के लोग हैं उनको छूने का काम नहीं होता है। ये बात समझना जरूरी है। तो इसके अलावा हर राज्य में कुछ लोगों को, जैसे महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता, महाराष्ट्र में जो जाति के लोग अपने को कन्बी या कुर्मी कहते हैं वो पिछड़े वर्ग में है, और जो कुर्मी कुंबी जाति के लोग अपने को मराठा कहते हैं उसको उन्होंने पिछड़े वर्ग में नहीं रखा। तो ये सारे देश भर में ऐसा चल रहा है। मगर वर्ण व्यवस्था में वो जातियां जिनको उन्होंने अलग अलग राज्यों में पिछड़ा नहीं माना, जैसे लेवा कड़वा कुंबी जो है गुजरात का, वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े वर्ग में नहीं है, और कई राज्यों में जो जाट है वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, मगर वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में है। ये बात समझना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये समाजशास्त्र समझ में आता है। अगर हमें समाजशास्त्र, जिस समाज को जगाना है, जोड़ना है और शक्ति का निर्माण करना है, उसको ये समाजशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जातियों में ऊंच नीच की भावना है, तो एकता की भावना ऊंच नीच की भावना खत्म कर देती है। ऊंच नीच की भावना की वजह से एकता नहीं है। अब हमारे सामने पिछड़े वर्ग के लोगों में एकता प्रस्तापित करने का बहुत बड़ा चुनौती का मामला है कि पिछड़े वर्ग के 3743 जाति के जो लोग हैं, इनमें एकता कैसे स्थापित किया जाए, यह है बड़ा सवाल। क्योंकि एकता होगी तो फिर तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। समाधान अटल बिहारी नहीं करेगा, समाधान हम ही कर लेंगे। जब एकता हमारी होगी तो समाधान भी हम ही कर लेंगे। वो लोग एकता नहीं होने देंगे, हमें एकता स्थापित करनी होगी। तो एकता स्थापित करने के लिए हमको कोई आधार ढूंढना होगा। जैसे जोड़ने के लिए सॉल्यूशन लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, और कई प्रकार का पदार्थ जो है, आदमी और आदमी को सॉल्यूशन से जोड़ा नहीं जा सकता, सीमेंट से जोड़ा नहीं जा सकता, ईंट को ईंट से सीमेंट से जोड़ा जा सकता है, चमड़े के टुकड़ों को सॉल्यूशन से जोड़ा जा सकता है, मगर सीमेंट से और सॉल्यूशन से इंसान और इंसान से जोड़ा नहीं जा सकता। इंसान और इंसान को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई और रसायन चाहिए। वो रसायन हम लोगों को ढूंढना जरूरी है, वो आधार हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आधार अगर हमें मालूम हो गया तो फिर हम लोग जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जातियां नहीं थी, टुकड़े नहीं थे, एकता की भावना थी। एकता की भावना को विभाजित कर दिया गया। अगर हम लोग एंशियन इंडियन हिस्ट्री, रामायण महाभारत लिखने के पहले का इतिहास अगर देख लो तो हमें पता चलता है कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं।
बुद्धिस्ट होने के पहले भी हम लोग मूल निवासी है, और मूल निवासी होने के पहले हम लोग तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। मुझे नहीं लगता पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात जानकारी है। अगर आप ज्यादा एंशियन इंडियन हिस्ट्री में अंदर जाओ तो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। नाग यानी सांप नहीं भाई। तो हमारे लोग बोले अरे तो वामन मेश्राम हमको सांप कह रहा, सांप नहीं नाग लोग। तो ये नाग लोग है। तो नाग लोगों का झगड़ा था ब्राह्मणों के साथ, इसलिए नागों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा ब्राह्मणों ने। नाग एक थे तो भारी थे। नागों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मणों का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कोई राज्य संस्था का निर्माण किया। ब्राह्मण कहते हैं दुनिया वालों को कि ब्राह्मणों की संस्कृति है, क्या है? ब्राह्मणों की संस्कृति वर्ण व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति जाति व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति अस्पृश्यता की है, ब्राह्मणों की संस्कृति महिलाओं को दास बनाने की है, ब्राह्मणों की संस्कृति शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की है। ये सारी ब्राह्मणों की संस्कृति है। तो ये कोई गर्व की बात है? ये जो ब्राह्मणों की संस्कृति जो बोल रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं है। इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मगर जो हमारी संस्कृति है वही लोग, वो ब्राह्मण लोग हमारी संस्कृति बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं, जो वो है नहीं। मैं आप लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये कहता हूं कि जरा नाग लोगों का इतिहास पढ़ो। तो नवल वियोगी हो गए। नवल वियोगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे ऑल इंडिया। उन्होंने किताब लिखा है, हो सकता है यहाँ आया हो। किताब का नाम है नागाज द एंशियन रूलर ऑफ इंडिया। पढ़ लें, नागाज द एंशियन रूलर ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया। और दुनिया में जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया जाता है तो फाइनल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को फाइनल एविडेंस माना जाता है। और दुनिया में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को गलत नहीं कह सकता। तो हम लोग जो है वो नाग लोग। महाभारत अगर पढ़ लो तो महाभारत में एक यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में नागों को जलाने की कथा आती है। अरे जानते हो क्या? तो थोड़ा पढ़ लो। महाभारत हमारा इतिहास नहीं है, मगर उनके इतिहास में हम लोगों को जलाने का इतिहास है। एक व्यक्ति कर्ण के पास जाता है, कर्ण के पास कहता है कि पांडवों के विरोध में मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। कर्ण कहता है तुम बाहरी लोग हो, हमारा मामला हम देख लें। महाभारत में लिखा हुआ, मेरी बात नहीं कह रहा है, पंडित ने लिखा। क्या बोल रहा है? महाभारत में एक आदमी कर्ण के पास जाता है, नाग योद्धा। महाभारत में भी तक्षक है, तक्षक नाग है। तो वो नाग उसके पास जाता है कि मैं पांडवों के विरोध में, कर्ण को कहता है आपकी मदद करना चाहता हूं लड़ाई में, पांडवों को पराजित करने के लिए। कर्ण कहता है उसको, ये हमारा मामला है, तुम बाहरी हो। ये हमारा मामला है, तुम बाहरी हो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे। बाहरी हो साले, वही बाहरी हमको बाहरी बोल रहा है। महाभारत है, वो खुद बाहरी यूरेशिया से आया हुआ, साला हमको बाहरी बोल रहा है। मतलब रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, ब्राह्मणों के महाभारत में भी हमारा इतिहास दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। समझने की दृष्टि चाहिए। जिसके पास दृष्टि है वो समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता।
तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग नाग लोग हैं, और मैंने कभी ब्राह्मणों को नाग पूजा करते हुए नहीं देखा। दुनिया की पूजा करता है मगर नाग की पूजा नहीं करता। ब्राह्मणों को नाग पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। और सारा देश का बहुजन समाज, SC ST OBC ये नाग पंचमी का त्योहार मनाता है। भारत में नाग पंचमी का त्योहार जो है वो नेशनल लेवल का है। मैं मध्य प्रदेश में उधर गया था, तो एक रेलवे स्टेशन का नाम, आज से 25 साल पहले मैं दिल्ली जाता था वहां से, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम था नागदाह। नागदाह यानी नागों को जलाने की जगह, नागदाह। अब गया तो उसमें लिखा था नागदा। अरे मैंने कहा पंडित ने साला नाम बदल दिया क्या? मैं यहां से 20 साल पहले जाता था तो रेलवे स्टेशन का नाम था नागदाह। अब चेंज हो गया। चेंज क्या लिखा है? नागदा। दाह ह निकाल दिया। 2 शब्द थे, नागदाह, तो ह निकाल दिया। तो नागदाह से इतिहास समझ में आता है, शब्द के पीछे इतिहास है, मगर नागदा से समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने सारे देश भर में नाग के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को मालूम हो गया, अरे नागदा साला वामन मिश्रम बताएगा भाई उदाहरण है, उसी को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता कुछ। तो बदलने के बाद भी मुझे समझ में आता है, नहीं बदला तो भी समझ में आता है, बदला तो भी समझ में आता है। आप लोगों ने कभी ब्राह्मणों के नामों में नाग शब्द नहीं देखा होगा, मगर तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के नाम में नाग शब्द आता है। नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम है नाग में कोई न कोई शब्द जुड़ा हुआ जो है वो उसमें नाम के साथ जुड़ा हुआ है। महिलाओं के नाम में भी मैंने नाग देखा। तो इस तरह से ये इतिहास हमारा है, ये प्राचीन इतिहास हमारा है। हम लोग प्राचीन जो है नाग लोग हैं। नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। मैं आपको जोड़ने का आधार बता रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा। तो आप समझ रहे, वामन मिश्रम इतिहास बता रहा है, इतिहास नहीं बता रहा। एकता स्थापित करने के लिए कोई आधार चाहिए। हवा में तीर मारने से लगेगा नहीं। अब आप मारो तीर, साला लगेगा हवा में तीर? कोई आधार चाहिए। आधार होगा तो एकता स्थापित होगी। तो हम लोग 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए जो लोग हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक लोग थे, नाग लोग थे। जब आप ये बताना शुरू करोगे तो सेंस ऑफ यूनिटी का भाव 6247 जाति के बीच में दिमाग में एक भावना आएगी। भावना, विचार दूसरे नंबर पर आएगा, एकता तीसरे नंबर पर आएगी, पहले आएगी भाव, भावना। दिमाग में एक भावना होनी चाहिए। विचार दूसरे नंबर पर आएगा, एकता तीसरे नंबर पर आएगी। इस आधार पर हम एकता स्थापित कर सकते हैं। ये एकता स्थापित करने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि हम रेशियली ब्राह्मणों से अलग है। ब्राह्मण का रेस अलग है, नाग लोगों का रेस अलग है। नाग लोगों का और ब्राह्मणों का बहुत भारी संघर्ष भारत में हुआ, और ये संघर्ष बहुत भयंकर संघर्ष हुआ। सारा प्राचीन इतिहास इससे भरा पड़ा हुआ। अगर आप इसका इतिहास का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से यदि आप लोगों को जगाने का, जोड़ने का
और जोड़कर शक्ति निर्माण करने का काम करोगे तो बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले 10 साल इसको लगेंगे, 10 साल लगेंगे। 2030 तक ये पिछड़े वर्ग का जो समूह के दृष्टि से एक तो नॉमिडिक ट्राइब है, दूसरा एमबीसी है, तीसरा ओबीसी है और चौथा एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, 4 है और एक शूद्र के नाम पर अभी आउट है, बाहर है। वो सारे लोग जो है इकट्ठा किए जा सकते हैं। अगर हम लोग 30% इकट्ठा हो गए, कुछ लोगों को मुझे लोग सवाल पूछते, मैं समझे पता नहीं 85% लोग साला कब इकट्ठा हो जाए, कब जागृत होंगे, कब इकट्ठा होंगे, कब आजादी मिलेगी, ऐसा मुझे पूछते हैं। तो हमारे लोगों को व्यवहार, क्योंकि संगठन बनाने का कोई हुनर है नहीं, संगठन बनाने की कोई समझ है नहीं, तो इस वजह से ऐसा पूछते रहते हैं। मैंने उनको कहा जब 31% से दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो तुमको सारे 85 चाहिए क्या है? सारे के सारे 85 चाहिए। 31 में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो तुमको सारे 85 चाहिए। अभ्यास ना करने का नतीजा, संगठन बनाने का बिल्कुल कोई हुनर ना होने का नतीजा, संगठन बनाने के लिए 85% लोगों के 30% इकट्ठा करो, 85% लोगों के 30% इकट्ठा करो तो हमारा मामला फतेह हो जाएगा, फतेह हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो ये हम लोगों को समझना होगा व्यवहारिक रूप से। नहीं तो हमारे लोग क्या सारे पता नहीं साला होगा कि नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये रहेगा वो इकट्ठा करने का काम ही नहीं करता। जिसके दिमाग में ये रहेगा पता नहीं साला ये होगा कि नहीं होगा, वो करता ही नहीं। ध्यान रखना, निश्चित होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संकल्प से ही सिद्धि होती है और संकल्प जो है ये मानसिक स्थिति है। कुछ नहीं होता है, अकेला आदमी होता है तो उसका संकल्प होता है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को टीबी की बीमारी थी, तो उसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर था बॉम्बे में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है डॉक्टर, उसके पास आपको लेके जाता हूं। तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को वो डॉक्टर, उसका स्पेशलिस्ट जो था, वो लेके गया। तो उस डॉक्टर ने मोहम्मद अली जीना को चेक किया, टेस्ट किया। करने के बाद मोहम्मद अली जीना को डॉक्टर ने पूछा, जीना साहब आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी सेहत का टेस्ट करने के बाद आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो जीना ने डॉक्टर को जवाब दिया, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं। पाकिस्तान लिया और कुछ दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं जिया, पाकिस्तान लिया चला गया। तो जो संकल्प है एक मानसिक स्थिति है, संकल्प जो है ये मानसिक स्थिति है। वो मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे अकेला आदमी चलता है और करोड़ों को इकट्ठा करता है और अपने संकल्प की सिद्धि करता है। तो वो संकल्प जो है, पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में जब सोचा जाता है तो पिछड़े वर्ग के लोगों में संकल्प करने वाला एक आदमी पैदा हुआ, ज्योतिराव फुले। उसके बाद आदमी मिल ही नहीं रहा, उसके बाद आदमी नहीं मिल रहा है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव मिलता है, अखिलेश यादव मिलता है, लालू प्रसाद मिलता है,
तेजस्वी यादव मिलता है, वो अपना और एक वो बिहार का मुख्यमंत्री मिलता है, मगर वो अपने अपने जाति वाला लेकर चलते। पिछड़े वर्ग का कोई, पिछड़े वर्ग का जो 52% वाला है वो लेकर कोई चलने का काम नहीं करता है। ऐसा कोई संकल्प नहीं है। वो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से आधार चाहिए, उस आधार को सहारा बनाकर यदि आप आगे बढ़ो तो आप सफल हो सकते हो, निश्चित रूप मेरा यकीन है। और आने वाले 2030 तक जिस तरह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ ना, आपको एक खास बात बताता हूँ। पहले हमारा बामसेब का एक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का होता था, एक अधिवेशन। इस साल 17 राष्ट्रीय अधिवेशन, 17 राष्ट्रीय अधिवेशन, एक अधिवेशन होता था। वो भी बहुत मुश्किल से हमारे लोगों, अरे इतना 17 हो रहे, 17 राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हो गया, महिलाओं का हो गया, किसान का हो गया, अब ये पिछड़े वर्ग का भी हो गया, 17। तो 2030 तक आज से संगठन शक्ति जो हमारी है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। आज जितनी ताकत है उससे 1000 गुना बढ़ जाएगी। और 1000 गुना बढ़ने के बाद 2030 तक सेंटर में हमारे मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं आएगी। 2030 में हमारी ताकत इतनी होगी, शक्ति इतनी होगी संगठन की कि 2030 में हमारे मर्जी के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम बनने देंगे तो बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो हम बनने देंगे तो बनेगी। जब हम बनाएंगे तो बनेगी। जब हम बनाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी उसमें निहित होगा, करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहूँगा बदहजमी होने का खतरा है, तो इसलिए इतना ही आप लोग हजम कर लो, यही पर्याप्त है। धन्यवाद।